अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदिली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी के बायोडाइवर्सिटी चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं कि जानदारों को किस तरह से ग्रुपिंग की गई है, और दूसरा हम देखेंगे कि किस तरह से किंगडम सिस्टम को वजूद में लाया गया है, किस तरह से किंगडम सिस्टम हमारे पास आज के दौर में मौजूद है। यानी कि बड़े जानदारों को हमने अलग अलग ग्रुप्स में रखा हुआ है। जानदारों को, जो जानदारों के बड़े ग्रुप्स बनाए हुए हैं, वो बड़े ग्रुप्स यानी किंगडम्स किस तरह से बनाए गए हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि आज के दौर के अंदर हम लोग जानदारों को साइंटिफिक नेम देते हैं। ये जानदार को जो नाम दिए जाते हैं, ये प्लांट्स को दिए जाते हैं, एनिमल्स को दिए जाते हैं। और अब इसके हवाले से लिखा हुआ है कि इसकी बुनियाद में कई सारे लोग आ गए हैं जिनकी वजह से जानदारों को नाम दिया गया है। पहली बात तो जानदारों की ग्रुपिंग हुई है, क्लासिफिकेशन हुई है, जिसका पहला क्रेडिट जाता है वो है अरिस्टोटल के पास। अरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर था, और दूसरे शख्स के बारे में लिखा हुआ है जिसने नाम दिए थे वो है कार्लस लिनियस। तो कार्लस लिनियस स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाला एक डॉक्टर, और दूसरा ये बॉटनिस्ट खुद था। तो इसने जानदारों के नाम दिए हैं। अब टेक्सोनॉमी के हवाले से ये बयान किया जा रहा है कि सबसे पहले जो टेक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है वो अरिस्टोटल को कहा जाता है। मजीद इसको फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। तो अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन जानदारों की है। आज के दौर में फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्लस लिनियस को कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा काम किया है जानदारों की ग्रुपिंग और जानदारों की नेमिंग के ऊपर। अब बयान किया जा रहा है कि इसने दो कॉन्सेप्ट दिए थे। यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि इसने एक तो बताया कि जानदारों को उनकी किस्मों के हिसाब से, सिमिलरिटीज़ के हिसाब से डिवाइड करेंगे, और दूसरा बताया था कि क्या खुसूसियात होती हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है बायनोमियल डेफिनेशन, यानी कि नेमिंग के हिसाब से। नेमिंग के हिसाब से जो डिवाइड किया था वो दरअसल कार्लस लिनियस ने जो है जानदारों को डिवाइड किया था। अरिस्टोटल के बारे में लिखा हुआ है कि इसने तमाम एनिमल्स की किस्मों को जो है डिवाइड किया था। अब उसने एक किताब लिखी जिसका नाम लिखा हुआ है हिस्टोरिया एनिमेलियम। लैटिन के अंदर इसका ये नाम बनता है, इंग्लिश में नाम बनेगा हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। इसके अंदर जानदारों को सिमिलरिटीज़ के हिसाब से जो है डिवाइड किया। ऐसे जानदार जिनमें ब्लड मौजूद है उनको अलग रखा गया, और ऐसे जानदार जिनमें ब्लड नहीं होता उन्हें अलग रखा गया। अगर हम देखेंगे हमारे पास जो एनिमल्स मौजूद हैं, बड़ी पैमाने पर अगर एनिमल्स को देखा जाए तो एनिमल्स दो तरह के होंगे। एक वो जिनमें रेड ब्लड मौजूद होता है, जैसे हम लोग होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ब्लड मौजूद ही नहीं होता, और कुछ फ्लूइड मौजूद होता है उनकी बॉडी के अंदर, जैसे कि हम देखते हैं इंसेक्ट वगैरह होते हैं। दरअसल उनमें वो ब्लड ही होता है, लेकिन वो उनका ब्लड रेड नहीं होता। तो क्योंकि ये फिलोसोफर थे और इन्हें साइंस के हवाले से ज़्यादा मालूम नहीं था, और इस वजह से इन्होंने जो है उसे ब्लड कंसिडर नहीं किया। उसे बस उसने समझा कि शायद वाटर वगैरह मौजूद होगा। तो इस तरह से इसने एनिमल्स को क्लासीफाई किया ब्लड के होने पर और ब्लड के ना होने पर। हालांकि बाकी जानदारों में भी ब्लड मौजूद होता है, काफ़ी ज़्यादा जो एनिमल्स हैं उनमें ब्लड मौजूद होता है। दूसरा इसने डिवाइड किया था एनिमल्स को वाटर के हिसाब से, जो वाटर में रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स और जो ज़मीन पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो उनको उन्होंने डिवाइड किया था। यहाँ पर ये अरिस्टोटल की तस्वीर मौजूद है। दूसरा यहाँ पर बयान किया जा रहा है एक मुस्लिम के हवाले से, जो कि है अरब जोलॉजिस्ट, जिसका नाम है अबू उस्मान उमर अल जहेज। उमर अल जहेज का काम एवोल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। अबू उस्मान उमर अल जहेज ने जो अपना काम किया है वो अपनी किताब में लिखा है, जिसका नाम है किताबुल हैवान। हैवान एनिमल्स को कहा जाता है, तो हैवानों की किताब यानी कि एनिमल्स की किताब। अब ये किताब इतनी बड़ी थी कि 7 वॉल्यूम्स पर यानी 7 बुक्स पर मौजूद थी। पहले के दौर में किताबें हाथ से लिखी जाती थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक बड़ा सा बुक लिख लिया, अभी भी मटेरियल रहता है तो दूसरा बुक लिख लिया। इसी तरह से इसने 7 बड़े वॉल्यूम्स लिखे, 7 बड़े बुक्स लिखे। उसके अंदर उन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया। अब इन्होंने एनिमल्स के हवाले से किस तरह से बताया, इन्होंने दरअसल ये किया था कि एनिमल्स को काटा था, एनिमल्स को स्लाटर किया था। एनिमल्स को ज़िबा करने के बाद उनके इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी किया था, और उसके अलावा इसने प्रेग्नेंट एनिमल्स को जो है उनको भी काटा था, उनके भी एब्डोमन को चीरा था, उनके भी पेट को चीरा था, और देखने के लिए कि कितने एम्ब्रियोज, कितने बच्चे जो हैं मौजूद होते हैं और उनकी लोकेशन बॉडी के अंदर कहाँ मौजूद होती है। यानी कि एनाटॉमी को देखने के लिए इन्होंने जो है जानवरों को काटा और जानदारों के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं देखे। तो इनका एक काम हो गया जो कि एनाटॉमी के अंदर हो गया। दूसरा लिखा हुआ है कि इन्होंने बताया कि जानदारों की किस तरह की किस्में हैं, जानवर किस किस्म के हैं, उनमें कैरेक्टर्स क्या पाए जाते हैं, और उनके अंदर कौन सी बीमारियां होती हैं और उनका इलाज क्या होता है। आज के दौर के अंदर भी अगर हम हमारी बॉडी के बारे में जानते हैं तो कुछ लोग हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी बॉडी डोनेट कर देते हैं। उसकी वजह यही होती है ताकि लोग जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके, ऑब्जर्वेशन कर सके, स्टडी कर सके। तो इस तरह से आज के दौर में भी काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स को रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर वही बात लिखी हुई कार्लस लिनियस के हवाले से, जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं टू किंगडम सिस्टम के हवाले से। शुरू के अंदर 2 ही ग्रुप्स बने हुए थे,
और दो ग्रुप्स किस हिसाब से थे, वो सेल वॉल के हिसाब से थे। जिनमें सेल वॉल मौजूद थी वो प्लांट किंगडम में रखे गए थे, और जिनमें सेल वॉल नहीं थी उन्हें एनिमल किंगडम में रखा हुआ था। शुरुआती तौर पर हम कह सकते हैं कि आज के दौर में भी काफ़ी लोगों को जिनको साइंस का नहीं मालूम, वो बस दो ही किस्में कहेंगे, या तो प्लांट से या एनिमल से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डिस्कवर नहीं हुए पड़े थे, तो इस तरह से बस दो ही ग्रुप्स थे। अब यहाँ पर जो है जानदारों के बारे में लिखा हुआ है और जानदारों के ग्रुप्स का लिखा हुआ है, जैसे कि एनिमल किंगडम का और प्लांट किंगडम का लिखा हुआ है। बयान करें कि कौन से कैरेक्टर्स इनमें मौजूद होते हैं या कौन से नहीं। अगर लोकोमोशन की बात करें यानी मूवमेंट की बात करें, जगह को बदलने की बात करें, तो ये एनिमल्स में एबिलिटी मौजूद होती है, प्लांट्स में मौजूद नहीं होती। रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी कि जब कोई बाहर से चेंज आता है तो एनिमल्स उसको फास्ट रेस्पॉन्स कर लेते हैं, जबकि प्लांट्स फास्ट रेस्पॉन्स नहीं करते बल्कि स्लो रेस्पॉन्स करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना किस तरह से हासिल होता है, तो एनिमल्स खाना खाते हैं, जबकि प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स, या फिर वो फोटोसिंथेसिस के जरिए से अपना खाना बनाते हैं। उसके अलावा कंडक्टाइल और कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम। कंडक्टाइल सिस्टम का मतलब है ब्रेन वाला सिस्टम, जिसमें नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो मैसेजेस को कंडक्ट करते हैं, तो ये एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम का मतलब होता है मसल्स का कॉन्टैक्ट होना ताकि मूवमेंट हो सके, ये भी एनिमल्स में मौजूद होता है, प्लांट्स में दोनों ही मौजूद नहीं होते। जबकि बात करें सेल वॉल की, तो ये प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में मौजूद नहीं होती। अब इस हवाले से जो एनिमल किंगडम में जानवर रखे गए थे वो कौन से थे। एनिमल किंगडम के अंदर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों को रखा गया था। इनवर्टिब्रेट का मतलब ऐसे जानदार जो एक सेल वाले भी हो सकते हैं, जिनको प्रोटोजुआ कहा जा रहा है, और वो जानदार जो ज़्यादा सेल वाले भी हो सकते हैं। बस ये होगा कि उनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होगा। समंदर में अक्सर जानदार जो है इनवर्टिब्रेट्स है। इंसेक्ट भी जो है वो इन्वर्टिब्रेट्स हैं। बाकी बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, फिशेस हो गए, ये वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। तो इनको छोड़कर जो इन्वर्टिब्रेट्स है वो भी एनिमल में, और प्रोटोजुआ जो है और वर्टिब्रेट्स तीनों ही एनिमल्स में रखे गए थे। जबकि प्लांट किंगडम की बात करें, बैक्टीरिया जो आज के दौर में एक अलग ऑर्गेनिज्म है, एक सेल वाला जानदार, अलजी हो गई, फंजाई हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए। ब्रायोफाइट्स ये प्लांट्स होते हैं, छोटे से बहुत ही प्लांट्स मौजूद होते हैं। टेरिडोफाइट्स ये बड़े प्लांट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 10 ये भी प्लांट्स की किस्में होती हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे कौन से प्लांट्स है और किस तरह से ये आज के दौर में मौजूद है प्लांट के अंदर या नहीं मौजूद। अब हम बात करते हैं तीसरे किंगडम के बारे में, थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है अर्नेस्ट हैकेल के हवाले से। इन्होंने एक तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस कराया था। ये प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम था जिसके अंदर एक तो सिंगल सेल वाले जानदार रखे गए थे, और ऐसे जानदार रखे गए थे जिनके कैरेक्टर्स प्लांट्स और एनिमल्स से मैच कर रहे थे। जैसे कि अलजी प्लांट के जैसा होता है वो भी यहाँ रखा गया था। प्रोटोजुआ जो है वो भी इसी प्रोटिस्टा में रखा हुआ था, जो एनिमल के जैसे जानदार होते हैं। अब यूग्लिना जो है इसमें भी प्लांट एनिमल दोनों के कैरेक्टर्स हैं, इसे भी प्रोटिस्टा में रखा गया था। और बैक्टीरिया को भी जो है प्रोटिस्टा के अंदर ही रखा गया था। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं तमाम एक सेल वाले जानदार जो हैं वो प्रोटिस्टा में रखे गए थे। फिर हमारे पास एक और शख्स आते हैं जिसका नाम है एडवर्ड केटन। एडवर्ड केटन ने प्रोकैरियोटाई और यूकैरियोटिक का नजरिया दिया कि सेल जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिनको यूकैरियोटिक कहा जाता है, और दूसरे वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जिन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। अब की जो क्लासिफिकेशन फिर हुई वो इस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के नज़रिए के मुताबिक हुई। फिर इस प्रोटिस्टा को दो हिस्सों में तोड़ा गया, एक के अंदर प्रोकैरियोटिक रखे गए और दूसरे के अंदर सिर्फ यूकैरियोटिक जानदार रखे गए। यानी आज के दौर में प्रोटिस्टा में जो जानदार मौजूद है वो सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं, जिनका कंप्लीट सेल है, कंप्लीट न्यूक्लियस है, और जिनका इनकम्प्लीट सेल है जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है उन्हें एक अलग ग्रुप में रखा गया जिसका नाम मोनेरा रखा गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1930 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजूद की वजह से हमें पता चला कि प्रोटिस्टा के अंदर जो जानदार है वो दो अलग तरह के हैं। कौन कौन से जानदार हैं? एक है लोअर प्रोटोसिस्ट जिनको कहा जा रहा है, जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जानदार हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं। और दूसरा ग्रुप इसके अंदर वो था जिसके अंदर हायर प्रोटिस्ट थे, जो सारे के सारे यूकैरियोटिक थे, एक सेल वाले जानदार थे, या कुछ इनमें मल्टी सेलर भी जानदार थे, जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया, ये भी प्रोटिस्ट के अंदर रखे गए थे, प्रोटिस्टा के अंदर। ब्लू ग्रीन अलजी के बारे में जिक्र किया जा रहा है, ये हायर प्रोटिस्ट नहीं था, ये दरअसल साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन अलजी, तो ये लोअर प्रोटिस्ट था। फिर यही हुआ कि इस लोअर प्रोटिस्ट को अलग किया गया, हायर प्रोटिस्ट को अलग किया गया। यहाँ पर जिक्र किया गया है फिर फोर किंगडम सिस्टम वजूद में आया है। अब ये फोर किंगडम सिस्टम जो है ये कॉपलैंड ने वजूद में दिया। पहले दो किंगडम थे, प्लांटी और एनिमलिया, फिर तीसरा आया था प्रोटिस्टा। अब एक और हमारे पास आ गए हैं कॉपलैंड, इन्होंने एक चौथे किंगडम को वजूद में लाया और उसके अंदर मुख्तलिफ जानदारों को लाया गया। चौथा किंगडम था मोनेरा, जिसके अंदर लोअर प्रोटिस्ट को रखा गया था, जैसे कि प्रोकैरियोटिक जानदार थे, एक सेल वाले जानदार जो थे
उनको इसी किंगडम में रखा गया। बाकी जो यूकेरियोटिक जानदार थे वो सारे प्रोटिस्टा में छोड़े गए। फिर यहाँ पर इन 4 किंगडम्स का जिक्र किया गया है। लिखा हुआ है लिविंग बींग्स को 4 ग्रुप्स में रखा गया। किंगडम मोनेरा के अंदर जो जानदार रखे गए वो लोअर प्रोटिस्ट थे। सारे के सारे प्रोकैरियोटिक जानदार थे, जैसे कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अल्जी यानी कि साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर मौजूद थे। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हायर प्रोटिस्ट थे, यानी कि अल्जी और फंजाई, इन दोनों को इसके अंदर रखा गया था। उसके अलावा प्रोटोजुआ को भी यहाँ पर रखा गया था। बाकी आ गए मेटाफाइटा, जिसके अंदर प्लांट्स मौजूद हैं। यूकेरियोटिक जानदार इसमें रखे गए थे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर मेटाजुआ हमारे पास ग्रुप आ गया, जिसके अंदर यूकेरियोटिक जानदार रखे गए हैं, एनिमल्स रखे गए, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट रखे गए। तो इस तरह से ये हमारे पास 4 ग्रुप्स बन चुके हैं, 4 बड़े किंगडम बन चुके हैं। फिर आता है हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम जो है ये रॉबर्ट विटेकर ने 1969 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। अब इस 5 किंगडम के अंदर जो नया किंगडम बनाया गया है वो किंगडम फंजाई बनाया गया है। जो फंजाई प्रोटिस्टा के अंदर मौजूद था, जो इससे पहले प्लांटी के अंदर मौजूद था, उसका एक अलग किंगडम बनाया गया था। अब ये जो क्लासिफिकेशन विटेकर ने दी है 5 किंगडम सिस्टम वाली, वो 2 चीज़ों के ऊपर है। एक सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। सेल के स्ट्रक्चर यानी सेल किस तरह का है, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकेरियोटिक सेल है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मतलब कि बॉडी सेल्स की बनी है, टिश्यूज़ की बनी है या ऑर्गन्स की बनी हुई है। तो इस तरह से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से उन्होंने क्लासीफाई किया है। दूसरा इन्होंने न्यूट्रिशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन की है, यानी कि जो ऑटोट्रॉफ है उनको अलग रखा गया, जो इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ है उनको अलग रखा गया, और जो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है उनको अलग रखा गया। ऑटोट्रॉफ प्लांट है जो अपने खाना बनाते हैं सूरज की रोशनी की मदद से। इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ ये अपना खाना दूसरे से हासिल करेंगे। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ भी दूसरे से हासिल करेंगे। अब यहाँ इंजेस्टिव और एब्जॉर्प्टिव का क्या मतलब होता है? इंजेस्टिव का मतलब होता है जो अपनी बॉडी में खाना दाखिल करेंगे, फिर खाने को अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करेंगे यानी खाने के टुकड़े करेंगे, और फिर उसे एब्जॉर्व करेंगे ब्लड के अंदर। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ का मतलब ये होता है कि जो अपनी बॉडी में खाना नहीं ले रहे, जो अपनी बॉडी के अंदर खाने को हजम नहीं कर रहे, बल्कि अगर खाना बाहर मौजूद है तो वो जानदार बाहर ही केमिकल्स को निकालेंगे। खाना बाहर डाइजेस्ट होगा, ये बस एब्जॉर्ब करेंगे। या अगर न्यूट्रिएंट्स मौजूद है तो ये उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ में आती है, हम इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि आप एक चार्ट बनाएं जिसके अंदर आप ये बताएं कि किस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वजूद में आया है। आपने ये बताना है कि दूसरे किंगडम से लेकर के 5वें किंगडम तक किस तरह से ये पूरा प्रोसीजर हुआ है। तो लाजमी आपके पास ये चार्ट मौजूद है जिसके अंदर क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, तो आप इनको फॉलो करते हुए ये सारा चार्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पर 5 किंगडम्स के बारे में जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले किंगडम मोनेरा का जिक्र किया जा रहा है। किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आता है। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुछ खाना अपना एब्जॉर्प्शन करके यानी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ज़रिए से हासिल करते हैं, और कुछ केमिकल्स के ज़रिए से वो सिंथेसिस करते हैं, कीमोसिंथेसिस करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस वो नहीं करते। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का तरीका इस्तेमाल करके खाने को हासिल करते हैं। साइनोबैक्टीरिया ये फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस के जैसे खुराक हासिल करते हैं। प्रोटिस्टा के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके अंदर माइक्रो अल्जी रखी गई है। माइक्रो अल्जी का मतलब है यूनिसेलर अल्जी इसके अंदर रखी गई है, प्रोटोजोआ इसके अंदर रखे गए हैं, और कुछ फंजाई के जैसे ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। याद रखें ये माइक्रो अल्जी यानी अल्जी जो है ये प्लांट के जैसा जानदार है, प्रोटोजोआ एनिमल के जैसा जानदार है, और ये जो स्लाइम मोल्ड्स रखे गए हैं ये दरअसल फंजाई के जैसे जानदार है। तो इसमें ऐसे जानदार रखे गए जो ना प्लांट थे, ना एनिमल थे, ना फंजाई थे। जो इनके मिलते जुलते जानदार थे उनको यहाँ प्रोटिस्टा में रखा हुआ है। अब इनका तरीका क्या है? अब्जॉर्प्शन करते हैं कुछ जानदार जैसे फंजाई हो गई, फोटोसिंथेसिस करते हैं जैसे कि अल्जी हो गई, इंजेक्शन यानी अपने अंदर बॉडी के अंदर खाना दाखिल करते हैं जैसे कि प्रोटोजुआ हो गया। अब बात करते हैं किंगडम एनिमलिया के बारे में। इनके खाने का हासिल करने का तरीका इंजेक्शन करना है। इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट्स के अंदर आ जाते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे प्लांटाई के हवाले से, प्लांटाई का तरीका जो खाने का हासिल करने का होगा वो फोटोसिंथेसिस होगा, और इसके अंदर मैक्रो अल्जी यानी मल्टीसेलुलर अल्जी को विटेकर ने इसके साथ रखा हुआ था। आज के दौर में मल्टीसेलुलर अल्जी को भी जो है प्रोटिस्टा में रखा हुआ है। बाकी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये प्लांट्स जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। जबकि अगर हम बात करें किंगडम फंजाई के हवाले से, ये एब्जॉर्प्शन करके खाने को हासिल करते हैं। अब लिखा हुआ है इसके अंदर माइक्रो फंजाई है, जबकि हम पहले जिक्र कर चुके हैं माइक्रो फंजाई जो है उसको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। आज के दौर के अंदर माइक्रो फंजाई में स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड आते हैं, तो ये आज के दौर में प्रोटिस्टा के अंदर मौजूद है। आज के दौर में सिर्फ मैक्रो फंजाई, बड़ी फंजाई जो है वो किंगडम फंजाई में मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर्स के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।